हर कहानी की दो पहल होती है, जो एक हमें दिखाया जाता है और दूसरे अक्सर छुपा लिया जाता है। भारत की राजनीति में एक नाम जिसके सब कुछ बदल दिया, लेकिन क्या ये बदलाव पूरी तरह उज्जवल था या इसके पीछे कुछ साया भी थे? ये कहानी है सट्टा की, राजनीति की और उन सवालों की जो अभी भी जवाब के लिए तलाश रहे हैं। एक साधारण शुरुआत और फिर तेजी से ऊपर उठाता हुआ एक चेहरा। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता जिसने अपनी छवि खुद बनाई, रैलियां, भाषा और एक मजबूत नैरेटिवेशंस। लेकिन क्या ये सिर्फ जनता के भरोसा था या इसके पीछे एक बहुत सटीक राजनीति भी काम कर रही थी? जब एक नेता पूरी देश की उम्मीद बन जाता है तो क्या उम्मीद कभी सवालों में बदल सकती है? एक साधारण शुरुआत, चाय बेचने से लेकर देश के सबसे ताकतवर पद तक सफर। ये कहानी प्रेरणा भी है, लेकिन क्या ये प्रेरणा है सिर्फ प्रेरणा? जब कोई नेता अपनी छवि खुद बनाता है तो क्या वो छवि हमेशा पूरी सच्चाई होती है या फिर उसमें कुछ हिस्से ऐसी भी होती है जो हमें कभी दिखाया नहीं जाता है? रैलियां, हजारों लोग की भीड़, एक मजबूत आवाज़, विकास, नया भारत, डिजिटल इंडिया। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्द थे या एक केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव? अगर नैरेटिव्स इतना मजबूत हो जाए तो क्या सच्चाई खुद पीछे छूट सकती है? हर मजबूत सट्टे के साथ कुछ सवाल भी आते हैं, कुछ फैसले जो देश को बदल जाता है। लेकिन क्या हर बदलाव सही दिशा में होती है या कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिनकी कीमत धीरे धीरे सामने आती है? जब एक नेता पूरी देश का चेहरा बन जाता है तो क्या वो उस चेहरे के पीछे कुछ और भी छुपा होता है? कुछ सवाल जिनका जवाब कभी सफा नहीं मिलता, और शायद यही सवाल इस कहानी का सबसे गहरा बन देती है। ये सिर्फ शुरुआत थे, क्या असली कहानी अभी बाकी है? सट्टा हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बना रखना असल खेल होती है। और जब कोई नेता लंबे समय तक सट्टा में रहते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या सट्टा अब भी संतुलित है या धीरे धीरे एक ही दिशा में समट रही है? धीरे धीरे फैसलों का केंद्र छोटा होने लगता है। जहां पहले कोई आवाज़ होती थी, अब एक ही दिशा सुनाई देती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्णय तेजी से लिया जाते हैं, लेकिन क्या तेजी हमेशा प्रदर्शित के साथ आती है या फिर कुछ फैसला इतनी जल्दी लिए जाते हैं कि सवाल पीछे छूट जाता है? लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं होती, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होती, उसके 4 स्तर होते हैं। लेकिन अगर इन सिस्टमों की ताकत धीरे धीरे बदलने लगे तो क्या ये लोकतंत्र वैस ही रहता है? क्या हर संस्था पूरी तरह से स्वतंत्र है या कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देने लगता है? विपक्ष लोकतंत्र की आवाज़ होती है, लेकिन अगर वही आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगे तो क्या संतुलन बना रहा है? क्या हर सवाल सम्मान तक ताकत से उठाया जा रहा है या कुछ सवाल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है? सट्टा जब नियंत्रित बढ़ता है तो सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या ये मजबूती है या एक नई दिशा? जवाब शायद अभी भी धुंधला में है। 8 नंबर, एक तरीका जिसने देश को रोक दिया। एक घोषणा और करोड़ों लोग अचानक बदलती हकीकत के सामने खड़े थे। नोटबंदी, एक ऐसा फैसला जिसने मास्टर स्ट्रोक को कहा और कुछ ने सबसे बड़ा योग। रात टीवी के स्क्रीन पे एक संदेश, पुराने नोट अब सिर्फ कागज। देश भर एक ही सवाल, क्या होगा? लंबी लाइन, घंटों का इंतजार, आम लोग अपनी ही मेहनत की कमाई लेके खड़ा थे। कुछ ने इसे
देशभक्ति कहा कुछ ने मजबूरी, लेकिन क्या ये बदलाव कवि के लिए सामना था? काला धन क्या सच में खत्म हुआ या फिर ये रूप बदल गया? क्या ये फैसला योजनाओं के अनुसार सफल रहा या कुछ सवालों आज भी बाकी है? इतिहास ऐसे फैसलों को याद रखते हैं, लेकिन हर कहानी का असर समय के साथ सामने आता है। नोटबंदी सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक सवाल था जिसका जवाब पूरी दुनिया तरह सफा नहीं है। जब फैसलों बड़े होते हैं तो प्रक्रिया भी बड़े होते हैं, और जब लोगों संकट पर उतरते हैं तो सिर्फ विरोध नहीं होती है, वो एक संदेश होता है। देश के अलग अलग हिस्से में लोग एक साथ खड़े हैं, उन्हें महंगाई अलग हो सकती है, लेकिन आवाज़ एक थी। सवाल, क्या ये सिर्फ नीति नियमों का विरोध था या कुछ और गहरा? सरकार अपने फैसलों के साथ खड़ी थी, लेकिन क्या संवाद उतनी ही मजबूत था? क्या हर आवाज़ को पूरी तरह सुना गया या कुछ आवाज़ों भीड़ में खोई गई? कैमरे हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन क्या ये जो दिखाया गया वही पूरी सच था या कहानी का एक हिस्सा फ्रेम से बाहर रहा था? तो इसका आंसर है कैमरे के बाहर, फ्रेम के बाहर कुछ तो चल रहा था। विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब विरोध बढ़ता है तो सवाल भी बढ़ता है। क्या ये आवाज़ों परिवर्तन की निश्चित है या एक गहरी असहमति की? कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल और भी बड़े होने वाले हैं और समय और भी गहरा। लेकिन नहीं, क्या ये युद्ध की क्या हो चुकी है जो तलवारों हाथ में लेकर जिदों के सामने घूम रही है? अपने परिवार, अपने घर बार से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ जाता है और झगड़ा करके जान जोखिम में डालता है अपना। नरेंद्र मोदी का पहला था सेलिंग, मैं गरीब परिवार से हूँ का सेलिंग पॉइंट नंबर 2 था, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया अपने देश के लिए। और सबसे मेन सेलिंग नंबर 3 अब आता है फकीरी। नरेंद्र मोदी खुद कहता है कि मैंने भिक्षा मांग के अपना गुजारा किया। कवि कहते हैं 35 साल के लिए और कवि कहते हैं 40 साल के लिए। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 40 साल 45 साल लोग से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये बात है वो एमएलए बने 2002 में, जब इसके उम्र 52 ईयर्स के करीब थे। लेकिन उससे पहले ही 90s में ही पता नहीं कैसे फॉरेन टूर्स कर लिए। देखो फोटो उनके एफिल टावर्स के आगे, व्हाइट हाउस के आगे, अमेरिका में बॉलीवुड के सामने आगे, लंदन गए, मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांग के इतने पैसा कमाया जा सकता है कि वर्ल्ड टूर कर ली, उसमें भी 90s में। साथ ही साथ इसमें नरेंद्र मोदी ने BA और MA की डिग्री भी कर ली। ये कैसे हो गया दोस्तों, आप ही बताओ। 1990 में नायका मॉडल लॉन्च हुआ था, जो कि US में लॉन्च होने वाला कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं इंटरव्यू में, मैंने अपना पहला कैमरा 1987 और 1988 में लिया था, और यहाँ पर भिक्षा मांग के फॉरेन टूर भी कर लिया और कैमरा भी कर लिया उससे लॉन्च हुए से पहले ही, ते रिलीज होने से पहले ही। वाह क्या फकीरी थे। कभी नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल जाएंगे। लेकिन क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा फकीर देखा है जो कि 1,40,000 का चश्मा पहनता है? अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में पैसा के लिए खड़ा कर दिया और अपने खुद 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमने लगा। एक तो शास्त्री जी जैसा प्राइम मिनिस्टर देखा है हमने देश में, हमने तो नहीं देखा होगा, लेकिन वो कहते हैं 2 पीस उसके पास गमछी थे, 2 पीस थे, और वो भी फटा हुआ था, तब भी वो पहनते थे। जब वो यूज में नहीं आता था, पूरा फट जाता है तो उसे रुमाल बना लिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को, US विजिट को फोटो देखिए एक बारी। ये दिन में 4 बार अपना कपड़ा बदलता था, और सबसे बड़ी बात ईद को भगवान ही बना देता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार से ज़्यादा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र को भगवान से ज़्यादा मानता है और इसे हमारे भगवान से कंपेयर करता है। कुछ लोगों ने तो मोदी के लिए अपना मंदिर ही बना दिया जाता है। गुजरात में भी इसका एक मंदिर है, तमिलनाडु में इसके लिए एक मंदिर है,
क्या चल रहा है, ये भगवान का तो वैल्यू ही नहीं रहा है। ये एक नेता ऐसा नहीं है जिसका मंदिर बन रहा है, ऐसा करोड़ों नेता है जिसका मंदिर बन रहा है। तो इसका सच्चाई आपको कैसा लगा और क्या लगता है आपका इसका सच्चाई? ये फकीर है, ये क्या झोला लेकर चल पड़ेंगे? तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय गाइज।